स्टार्ट करने वाले हैं कोलराश लॉ। कोलराश लॉ क्या है? कोलराश लॉ है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन मैं बोलता हूं, एट एनी इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द इंटरआयनिक फोर्स ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज नेग्लिजिबल then the total amount of electricity conducted is equal to the sum of the independent ions conductivity। इसका मतलब क्या है? अगर जो इक्वल, जो एक एक, मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है, जैसे कि NaCl है, NaCl के दो कंपाउंड है, एक Na प्लस और एक Cl माइनस। कंपाउंड नहीं बोल सकते, दो मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल भी नहीं बोल सकते, दो आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, आयंस बोलेंगे उनको। जब NaCl दो आयंस में ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है? सबसे पहला तो NaCl की जो कंडक्टिविटी निकल के आएगी वो Na प्लस के कंट्रीब्यूशन से भी आएगी और Cl माइनस के कंट्रीब्यूशन से भी आएगी। तो कोलराश लॉ यही कहता है क्या? एट एनी टेम्परेचर व्हेन द इंटरआयनिक फोर्स इज नेग्लिजिबल, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द इंटरआयनिक attraction force between the separate between the ions of any electrolyte is negligible then the total conductivity या the conductivity of electrolyte, then the conductivity of electrolyte is equal to the sum of conductivity of its constituent ion। ये भाई ये बहुत एक्यूरेट डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझो। सबसे पहले इसका मतलब है कि अगर क्या रहे, मोलर कंडक्टिविटी नहीं, अगर सपोज करो तीन आयन है, या एक काम करो, इसको इस टॉपिक से हटके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक क्लास है, उसमें 4 बच्चे हैं, ठीक है ना, और एक टीचर है। अब ये जो टीचर है, तो एक पूरी क्लास को कौन कंस्टिट्यूट कर रहा है? 4 बच्चे। अब ये 4 बच्चे अगर बाहर जाके क्या करें? नाम खराब करें, रास्ते में तोड़फोड़ करें, ठीक है, लोगों को अभद्र भाषा का प्रयोग करें, स्कूल में टीचर की बात ना माने, जब टीचर पढ़ाए तो हंसे, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो किसकी बदनामी होगी? बदनामी होगी इसकी, ये जो पढ़ा रहे सामने। समझ में आया क्या? पर अगर यही 4 बच्चे टीचर की बात माने, पेरेंट्स की बात माने, फोन थोड़ा कम चलाएं, उसका नोट्स अपने अच्छे से कंप्लीट करें, प्रॉपर रिवीजन करें, क्लास में बातचीत ना करें फालतू की, तो क्या होगा? किसका नाम होगा? बच्चों का ही नाम होगा, ठीक है ना, बच्चों का ही नाम होता है, टीचर का कभी कोई नाम नहीं होता। टीचर हमेशा सही होता है, चाहे वो कोई भी टीचर हो। लोग बोलते हैं ये टीचर खराब, वो टीचर खराब। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, कोई टीचर खराब नहीं होता। टीचर अपने आप में ऐसी चीज है जो खराब नहीं हो सकती। खराब हमेशा बच्चे होते हैं, ये याद रखिए, हमेशा बोल रहा हूं, हमेशा। हो सकता है एज गैप हो, एक टीचर को कोई समझ ना पाए, जैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ते हैं ना, कि एक सॉल्यूट दूसरे सॉल्वेंट में नहीं घुल रहा है, हो सकता है, पर कभी टीचर खराब नहीं होता, ठीक है ना। टीचर का इंटेंशन खराब नहीं होता। टीचर हमेशा यही चाहता है कि ये जो 1 2 3 4 है बाहर जाए और हमेशा प्राउड करे अपने पेरेंट्स को और खुद भी कुछ ऐसा नाम रोशन करे, ठीक है ना। पर मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए लिया हूं, ठीक है ना। तो ये जो चारों जो हरकत करेंगे उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? इस पे, एक टीचर पे। लोग टीचर को ही देखेंगे ऐसी नजर से, ठीक है ना, कि टीचर अच्छे काम कर रहे तो अच्छा है, और अगर कोई ऐसे वैसे काम कर रहे तो ऐसा वैसा है, ठीक है ना। तो इससे हमको क्या सीखने को मिला? इससे ये सीखने को मिला, जब कोई आयनिक कंपोनेंट में क्या होता है, आयंस में, उसके सेपरेट आयंस में डिसोसिएशन होता है। सपोज करिए AlCl3, तो AlCl3 का अगर मेरे को क्या चाहिए, AlCl3 का अगर मेरे को कंडक्टिविटी चाहिए, तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? सम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन के बराबर। मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या, एट इनफाइनाइट। यहाँ पे मैंने यार एक चीज लिखना भूल गया, at any constant temperature when the interionic force between the ions of any electrolyte is negligible
देन इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखिए इसका, अब मैं एक एक करके पूरी डेफिनेशन का मतलब समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से समझिए एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या मतलब है। देखो भाई मेरे, इसका ये मतलब है कि अगर मैं 10 डिग्री पे कंडक्टिविटी निकालूं तो अलग आएगी, 20 डिग्री पे कंडक्टिविटी निकालूं तो अलग आएगी, 30 डिग्री पे निकालूं तो अलग आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि टेम्परेचर चेंज के साथ साथ आयंस की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, जिनके कारण उसके मूवमेंट पे क्या आता है, अंतर आने लग जाता है। अगर किसी भी आयनिक कंडक्टिविटी, मतलब अगर किसी के भी मतलब आयंस पे अगर अंतर आएगा तो उनकी कंडक्टिविटी चेंज होगी। इसलिए हमने टेम्परेचर को कैसे रखे, कांस्टेंट टेम्परेचर रखे। अब उसके बाद देखिए, व्हेन द इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स इज जीरो, इसका मतलब क्या है, बिटवीन द एन इलेक्ट्रोड इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब क्या है, नेग्लिजिबल का मतलब है इज इक्वल टू इतना कि भाई वो कंसिडरेशन में ना हो, मे बी जीरो और मे बी नॉट इक्वल टू जीरो, बट इट इज नॉट इन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, इतना ज्यादा नहीं है कि वो किसी चीज को चेंज कर सके। ठीक है ना, इसका मतलब होता है नेग्लिजिबल। सपोज करिए आपका दोस्त है कोई बी, आप हैं ए और आपका दोस्त है बी। अब ये बी आपका दोस्त भले ही, पर ये आपको बोल रहा है भैया बाहर जाना है, तो आप बोल रहे हो नहीं भाई पढ़ना है। तो इसका नेग्लिजिबल, इसका इन्फ्लुएंस कितना है, इसका आप पे कितना प्रभाव है, जीरो, क्योंकि भाई ने बोला बाहर जाना है पर आप नहीं गए। क्यों? इसका मतलब क्या है, इसका प्रभाव आप पे नेग्लिजिबल है ना। पर अगर भाई बोल रहा है कि यार पढ़ना है, या अगर वो बोलता है कि भाई बाहर जाना है, आप बोलते यार चल बाहर, तो नेग्लिजिबल नहीं होता, मतलब इसका इंपैक्ट आप पे पड़ रहा है, मतलब वो नेग्लिजिबल नहीं है। सेम चीज क्या, जब NaCl आई तो Cl का प्रभाव Na पर कितना है, मतलब ये इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये खत्म है कि नहीं खत्म है, ये साथ में तो मूव नहीं कर रहे हैं, इस चीज को बोला गया इसमें। अगर साथ में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। मैंने आपको पढ़ाया हूं क्या, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट जब होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? The movement of ions is only possible, the conduction of electricity is only possible when the internal attraction force become zero or negligible। इसका मतलब क्या, दोनों अलग अलग हो जाए, दोनों सेपरेट हो जाए, सेपरेशन हो जाए दोनों। ठीक है, ये दूसरी लाइन का मतलब है। देन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है, देखो भाई जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मैंने आपको बताया, वो किसी कांस्टेंट डाइल्यूशन पर, वो किसी कांस्टेंट डाइल्यूशन पे एक फिक्स वैल्यू देते तो हैं, पर जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है तो क्या होता है, उनकी वैल्यू क्या होने लग जाती है, बढ़ने लगती है, चेंज होने लग जाती है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती है भाई। तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी मैक्सिमम कंडक्टिविटी कब देते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आया कि नहीं, कौन, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो। तो भाई हमने पहले इनफाइनाइट डाइल्यूशन रख लिए। अब उसके बाद देखते हैं द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, पढ़ा चुका हूं है ना, पिछले 2 लेक्चरों में कंडक्टिविटी ही कराया हूं। इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। इसका मतलब क्या है, देख भाई अगर NaCl है ना, तो Cl की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अलग होगी Cl माइनस की, और Na प्लस की अलग अलग होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों की सेम हो जाए, हो भी सकती है पर बहुत कम चांसेस है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि NaCl का क्लोरीन, NaCl का क्लोराइड आयन और कोई AlCl3 का क्लोराइड आयन अलग अलग कंडक्टिविटी दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एटम की जो कंडक्टिविटी होती है वो सेम होती है, ठीक है, जैसे एटम की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, वैसी कंडक्टिविटी भी सेम होती है। NaCl का सोडियम और प्योर सोडियम का सोडियम, दोनों सोडियम आइडेंटिकल है, दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेम वैसी कंडक्टिविटी के केस में भी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है वो मिलके किसी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी बनाते हैं। ये कौन बोलता है, ये बोला भाई कोलराश। ठीक है ना। अब देखो कोलराश लॉ जो था उसने एक इंडिपेंडेंट कंडक्टिविटी पे बात किया है, तो इसका यूज भी आएगा कहीं। तो भाई कोलराश के 3 एप्लीकेशन है। अब हम देखेंगे 3 एप्लीकेशन कोलराश के। मैं होप करता हूं कि आपको बखूबी समझ में आया होगा कि कोलराश लॉ बोलना क्या चाहता है। अगर आप लिखना चाहते हैं इसके मतलब नीचे पे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, molar conductivity at infinite dilution of any component AB is equal to molar conductivity at infinite dilution of its component A plus molar conductivity at infinite dilution of substance B। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये आप बिल्कुल बता सकते हैं कैसे। अब देखो कैसे, अब इसके एप्लीकेशन में आप समझेंगे कि कैसे। ठीक है, अभी हम देखने वाले इसका पहला एप्लीकेशन। तो हम इसका पहला एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस में क्या, कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस जो है वो निकल सकता है किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये कौन बोला, ये
ये नहीं बोला कोलराश ने, कोलराश ने वो जो मैंने इसके पहले लिखा था वो बोला, ठीक है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस निकल सकता है किसकी मदद से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से, ठीक है ना। सारी बुक्स में एग्जांपल दिया है, जो मैं अभी आपको डिकोड करके बताने वाला हूँ किसका, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH। क्या है ये, एसिटिक एसिड है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड किसके बराबर आएगा अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर CH3COO माइनस के बराबर। एक कौन सा आयन है, ये एसीटेट आयन है, या इसी को कौन सा आयन बोलते हैं, इसी को एक और आयन बोलते हैं इथेनोएट आयन। समझ में आया कि नहीं आया। प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयन इज आल्सो नोन एज हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। अब ये निकालना है, तो देखो ये भी मिल सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से, ये भी मिल सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले, अच्छा अगर अपन लोग बुक की तरफ ना जाए तो अपन कैसे भी करके निकाल सकते हैं। सपोज करिए H प्लस लाना है, कैसे ला सकता हूं मैं H प्लस में लेकर आ सकता हूं H2SO4 से। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H2SO4। चलो H2SO4 भी रहने दो, HNO3 लेकर आते हैं, क्या HNO3 लेकर आते हैं, तो क्या बन गया ये बन गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NO3 माइनस, ठीक है ना। मतलब नाइट्रेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी जब इसकी मोलर कंडक्टिविटी से जुड़ेगी हाइड्रोनियम आयन की, तो कितने आ जाएगी टोटली, क्या आ जाएगी नाइट्रिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया। ये तो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी पता रहेगा, ये भी पता रहेगा, ये भी पता रहेगा। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं क्या लिख दूं, अब नाइट्रेट आयन अपने को फालतू में मिला है, तो अगर मैं CH3 या NaNO3 लिख दूं, क्या है, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, एट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट किसके बराबर, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम आयन के बराबर। ये बाय कोलराश लॉ ही आ रहा है, ये भी कोलराश लॉ, ये भी कोलराश लॉ और ये भी कोलराश लॉ, ठीक है ना। अब देखो प्लस क्या कर दूं मैं इसमें, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना, माइनस, माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखेंगे। और इसी में मैं क्या कर दूं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COONA सोडियम एसिटेट विच इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, याद रखिएगा। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम प्लस आयन प्लस ये कौन सा आयन है, एसिटेट आयन या इथेनोएट आयन, क्या हो गया ये, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस। अब देखिए ये जो तीन इक्वेशन आई नीचे की, इनसे क्या बनेगा, अगर मैं इस वाली को माइनस कर दूं और इस वाली को प्लस कर दूं और इस वाली को प्लस कर दूं, तो देखिए क्या बनने वाला है, ये तीन इक्वेशन है ना। तो देखो नाइट्रेट से नाइट्रेट कट जाएगा क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। उसके बाद मैं पेन का कलर दूसरा ले लेता हूं, ये सोडियम प्लस था और सोडियम में माइनस था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, देखिए ये H बचेगा और ये CH3COO माइनस बचेगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, यही लिख सकता हूं। क्यों लिखना है, लिखा हुआ है पहले से। इसका मतलब एसिटिक एसिड की आप कंडक्टिविटी अलग अलग कंपोनेंट्स की मदद से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि आयंस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि इसका हाइड्रोनियम आयन अलग कंडक्टिविटी देगा, इसका अलग कंडक्टिविटी देगा, भाई वो हाइड्रोनियम आयन ही है, चाहे वो इसके साथ अटैच हो चाहे वो इसके साथ अटैच हो, उसकी कंडक्टिविटी बराबर रहेगी। इसलिए हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करके आ सकते हैं। ये कोलराश का पहला एप्लीकेशन का पहला एग्जांपल है। मैं दूसरा एग्जांपल भी लेने वाला हूं, तो अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल लेने वाले हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का NH4OH। क्या होता है इसका नाम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। न्यूमेरिकल करेंगे पर पहले आप कंसेप्ट को समझिए। अब मेरे को इसका क्या निकालना है, मोलर कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसके लिए देखिए एक अमोनियम आयन है NH4 प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। भाई ये सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट है, अगर आप भी सोचे तो आप बता देंगे, ठीक है ना। वर्बली पहले मैं बताता हूं, उसके बाद मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो OH है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से लेकर आओ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब आप लेकर आओगे तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ OH माइनस।
ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या है, सोडियम हटाना है और अमोनियम लेकर आना है। अब अमोनियम कहां से आ सकता है, एक अमोनियम सल्फेट नाम का होता है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, नहीं स्ट्रॉन्ग सॉल्ट नहीं, एसिडिक सॉल्ट होता है अमोनियम सल्फेट, पर वो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अमोनियम सल्फेट को घोल दो तो क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, या अमोनियम क्लोराइड ले लो, सस्ता पड़ेगा वो अपने को, Cl माइनस। ठीक है, सस्ता बोले तो लिखने में आसानी, कहाँ SO4 2 माइनस डालू मैं, ठीक है ना। उसके बाद ये अमोनियम भी आ गया और OH भी आ गया। अब हमको ये क्लोरीन और ये Na हटाना है, तो क्या ऐड कर दूंगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ऐड करके। देखो कैसे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्या, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। दूसरा नंबर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्या, NH4Cl जिसको अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। और तीसरा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, जिसको टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको कर दो माइनस, और मैं मार्कर का कलर फिर से बदल देता हूं। तो देखो एक सोडियम से एक सोडियम गया, एक क्लोराइड से एक क्लोराइड गया, क्या बचा, क्या ये यही चीज बची जो हमको निकालनी थी। तो इनका तो मालूम था ना अपने को, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इन सबका मोलर कंडक्टेंस मालूम है, किसका नहीं मालूम है, इसका नहीं मालूम है। और ये जो है किसके बराबर है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के बराबर है। तो हम इसका यूज करके क्या निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। कोलराज का एप्लीकेशन 1 था। तो हम लोग इस सीरीज में कोलराज का सेकंड एप्लीकेशन करने वाले हैं। कोलराज का सेकंड एप्लीकेशन क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, या इसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कह सकते हैं भाई, डिनोट करते हैं इसको अल्फा से। अब इसको समझने के पहले दो तीन चीजें समझिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का क्या अर्थ होता है, समझिएगा। जब कोई कंपोनेंट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, इसका मतलब क्या है, जो पूरा टूट जाता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आती है 1। कैसे आती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कांस्टेंट डाइल्यूशन C अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके बराबर होती है क्या, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की वैल्यू है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू। ठीक है ना। अब देखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा अल्फा की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, लेस देन 1 होती है। क्यों अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट भाई किसी भी कांस्टेंट डाइल्यूशन पे कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। फॉर एनी कांस्टेंट डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर आपको दिया हुआ एमसीक्यू में अल्फा इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कैन नॉट से, और तो आप लगा सकते हैं ना आंसर नन ऑफ दी अबव में। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अगर 1 से कम आ गई मतलब क्या है, ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा मैथमेटिकली इसको लेकर जाता हूं। इसकी वैल्यू 1 से कम कब आ सकती है, जब जो सी वाला है एट एनी कांस्टेंट डाइल्यूशन सी पे ये क्या नाम से, एट एनी इनफाइनाइट डाइल्यूशन से वैल्यू कम हो जाए, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम हो जाए। इस केस में अगर सपोज करो 1/2 भी लिखा हो तो आंसर कितना है, 0.5। अगर 1/1.5 भी लिखा हूं तो आंसर कितना है भाई, 1 से कम ही आएगा। क्यों 1 से कम आएगा, अगर न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर के नंबर से क्या हो गया, अगर न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर के नंबर से छोटा हो गया, इसका मतलब जो आंसर आने वाला है हमारा 1 से कम आने वाला है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो डेफिनेशन ही है ना, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। इसलिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा की वैल्यू आती है एनी कांस्टेंट डाइल्यूशन सी, वो कैसी आती है, हमेशा 1 से कम आती है। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरफ। देखो भाई, अगर तुमने 1 ग्राम HCl डाले 1 ग्राम पानी में, या तुमने 1 ग्राम HCl डाले 100 ग्राम पानी में, भाई HCl तो डिसोसिएट होगा, तभी वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों, कंप्लीटली आयोनाइज होता है। कौन, HCl। HCl अगर मैं 10 मोल डाल रहा हूं पानी में तो 10 के 10 मोल H+ आयन देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, चाहे वो मैं 1 ग्राम में डालू चाहे वो 20 ग्राम में डालू, ये HCl का नेचर है। तो इसका क्या मतलब है कि कांस्टेंट डाइल्यूशन पे भी वो पूरा का कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, उतनी कंडक्टिविटी दे रहा है, और इनफाइनाइट पे भी उतनी कंडक्टिविटी दे रहा है। मतलब जब इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, तो आंसर कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, 1 होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयोनाइजेशन एक ही बात है ना, डिसोसिएशन निकल रहा है तो उसको वॉल्टॉफ फैक्टर से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उससे लिंक है। अब नेक्स्ट, लिंक है इसका मतलब क्या है, लिंक है मतलब ये वही चीज नहीं है, याद रखना, लिंक है इसका मतलब है आयन टूटेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी चेंज होगी।
वांट ऑफ फैक्टर ऐसे था जितना आयन टूट रहे थे तो आई की वैल्यू उतनी डिफर कर रही थी। आयोनाइजेशन, ये जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है इसकी वैल्यू 0 से 1 हो सकती है, ना 1 से ज्यादा ना 0 से कम, ठीक है, 0 to 1 वेरी करती है। पर जो वांट ऑफ फैक्टर थी उसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे भाई, उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 4 5 6 7 चली जा सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? 3 4 5 6 7 नहीं भी जाएगी तो भाई 1 से ज्यादा ही रहेगी, ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों को आप सेम तराजू पे मत तौलिएगा। पता चल रहा है कि आपने बोले, भैया ने बोले थे 0 से 1 तो वांट ऑफ फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं, वो गलत हो जाएगा, वो सॉल्यूशन चैप्टर है। यहाँ पे हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन से, ठीक है ना। अभी एक चीज और, अब मेरे को इंफिनिटी डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो कैसे निकाल सकता हूँ? बाय कोलराश लॉ। कोलराश लॉ क्या कहता था कि एट एनी डाइल्यूशन, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, at any infinite dilution, the molar conductivity of any electrolyte is equal to the sum of their individual ions conductivity, ठीक है ना। मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो भाई इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, एनायन प्लस कैटायन, इसको मैं ए प्लस प्लस बी माइनस लिख सकता हूँ कि नहीं, अपॉन में, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को मैं नीचे करके ऐसे ब्रेक डाउन इट्स पर्टिकुलर कंपोनेंट में करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अगर लिख सकता हूँ, अगर ये समझ में आए तो आपको ये वाले न्यूमेरिकल बन जाएंगे। ये सेकंड एप्लीकेशन था कोलराश लॉ के अंदर। अभी थर्ड एप्लीकेशन देखने वाले हम। तो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है कोलराश लॉ के अंदर क्या, टू कैलकुलेट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अभी आयनिक प्रोडक्ट होता क्या है, ध्यान से समझिए। जब आप क्लास 11th के अंदर थे तो आपने बहुत सारे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर कांस्टेंट देखे होंगे, के ए के बी, के एसिडिक वाले का कांस्टेंट भी, बेस वाले का कांस्टेंट, तो के डब्ल्यू वाटर का कांस्टेंट होता है। कहां से आता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय गुलबर्ग एंड बागे। क्या आता है भाई? वो H2O का एक्टिव मास जो आएगा वो किसके बराबर आता है? उसके इंडिविजुअल H प्लस के मास के बराबर, OH माइनस के मास के बराबर, और ये एक्चुअल में यहाँ पे अपॉन में H2O आता है टोटल। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। इज इक्वल टू क्या आता है? KH2O आता है, ठीक है। जब ये H2O की वैल्यू अगर मैं ऊपर लेके आऊं तो एक भाई KW की वैल्यू आ जाती है क्या? H प्लस और ये OH माइनस। ये कौन सी क्लास का कंसेप्ट है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसको बोलते हैं? KW को बोलते हैं। ये कंसेप्ट है क्लास 11th का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना तक आपको आता होगा, नहीं भी आता होगा तो मैंने आपको थोड़ा सा गुलबर्ग और लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने आपको बता दिया ठीक है ना। अब देखिए हम आगे इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहले तो अभी तक इसने क्या बोला है कोलराश ने बोला है इंडिविजुअल आयन की कंडक्टिविटी, ठीक है, इंडिविजुअल आयन के सम की कंडक्टिविटी व्हेन द इंटर एटमिक या इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स इज नेग्लिजिबल। और उसके बाद क्या बोला है? एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर। तो 25 डिग्री पे सपोज करके चलते हैं, तो 25 डिग्री पे तो वाटर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है? 5.58 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। और यूनिट क्या है? साइमन। साइमन के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट है किसकी? कप्पा की, वाटर के लिए। ये याद करने वाली बात है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? अब जब हमने वो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अभी एप्लीकेशन नंबर 1 के अंदर से जब हमने H प्लस और OH माइनस की जब वैल्यू निकाले तो कितनी निकल कर आती है मैं बताना चाहूंगा। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस आयन कितनी निकल के आती है मैं देख के बताता हूं। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन OH माइनस भी मैं डेटा से देखकर बताता हूं, 2 मिनट। ये सब याद रखने वाली चीजें। H प्लस की आती है कितनी? H प्लस की आती है 349.8, 349.8, और OH माइनस की आती है 198.5, 198.5। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा कप्पा था ना, तो ये यूनिट नहीं आएगी ना भाई, साइमन और मीटर इनवर्स होती है, ठीक है। पर ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये ऐसी आएगी। कैसे आई भाई? एक्सपेरिमेंटली आई। ये वीडियो, ये जो दिमाग में ये जो वैल्यूज है ये रटी नहीं रहेंगी, ना मेरे को याद है ना आपको याद रहेंगी। पर अगर एग्जाम में थ्योरेटिकल आंसर लिखने आ जाता है तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अगर थ्योरेटिकल आंसर आता है तो तब की बात कर रहा हूँ ना, वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। जब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कौन से फॉर्मूले में? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ किसका? ऑफ पानी, H2O। तो कितना निकल कर आएगा? तो निकल कर आएगा भाई क्या, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, तो आपका ये निकल कर आएगा कप्पा
इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, अभी बताता हूं मैं। इसकी वैल्यू कप्पा की गिवन है 5.58 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1000। मोलैरिटी ऊपर ला लो और अपॉन में कितना ले जा लो, 349.8 प्लस 198.5। भाई अपॉन में ये लेके गया तो इन दोनों को प्लस क्यों किया, क्यों प्लस इसलिए किया, 5.58 या 54 ही लिख दो, ठीक है ना, ये वैसे ही याद करने वाली वैल्यू है, मैं बोला आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज ये मैं इसलिए लेकर गया क्योंकि एप्लीकेशन नंबर 1 ये बोलता है, एप्लीकेशन नंबर 1 ये बोलता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वाटर कितना आएगा, ये इसके बराबर आएगा, मैं लिखता नहीं, इसके बराबर आएगा, ये इन दोनों के इंडिविजुअल को जब मैं ऐड करूंगा तो उसके बराबर आएगा। ये अभी मैंने आपको एप्लीकेशन नंबर 1 में पढ़ाया, ठीक है ना। तो अब देखो जब इसको पुट करके आंसर आप निकाल लेंगे तो मोल ये जो इसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1 इंटू 10⁻⁻7 करीब आएगी, या बहुत ही नेग्लिजिबल सी एक वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू है ये H2O की भी वैल्यू, H प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन का एक्टिव मास भी इतना ही आया और OH माइनस का मास भी इतना ही आया, एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन तो OH और ये सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि भाई हम ऐसा मान के चलते हैं वाटर में जितने रेट से H प्लस बनता है या जितने क्वांटिटी में H प्लस बनता है उतने ही OH माइनस भी बनेगा। सपोज करो एक H प्लस बना है, एक H प्लस कहां से बनेगा, एक H2O से टूट के एक H प्लस बनेगा ना, जिसके कारण एक OH माइनस फ्री होगा, जिसके कारण हम मानते कि भाई बराबर ही टूट रहा है, क्या बराबर ब्रेकडाउन है। बराबर ब्रेकडाउन का मतलब जितना H प्लस है उतना OH माइनस है। कभी आपने नॉर्मल पानी पिए, खट्टा या कड़ू लगा क्या, खट्टा क्यों, एसिड का सॉ टेस्ट, कड़ू क्यों, बेसिस का बिटर टेस्ट, नहीं लगा ना, नॉर्मल लगा, क्यों, क्योंकि H प्लस OH माइनस की संख्या कितनी है, बराबर है, तो मान के चल रहे हैं हम बराबर है। और जब इनको क्या कर दें हम लोग, वो जो फर्स्ट इक्वेशन था क्या, एक्टिव मास, वो KW वाला क्या था, H प्लस का एक्टिव मास के बराबर और OH माइनस के एक्टिव मास के बराबर, जब ये दोनों वैल्यू को हम पुट करके रखें तो 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 कितनी आएगी, 1 इंटू 10⁻⁻14, जो कि कैलकुलेशन है किसके, कैलकुलेशन है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के, क्लास 11th में आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना, क्लास 11th में आपको शायद ही ये समझ में आया होगा, अभी क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे कोलराश लॉ का थर्ड एप्लीकेशन था। अब सुनिए इस लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या देखे, सबसे पहले कोलराश लॉ, उसकी डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन, फिर उसका एक एग्जांपल, कोलराश लॉ के एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन कौन कौन से, पहला एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग की मदद से वीक निकालना, उसके 2 एग्जांपल, उसके बाद डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसके बाद हमने देखे क्या, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ क्या, डेटा गिवन। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, किताबों में गिवन है, किताबें उठा के देखिए, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे टॉपिक्स को आप एग्जाम के आखिरी में कुछ कुछ चीजें जो रहती है ना, वो एग्जाम के जस्ट पहले देखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि नहीं देखोगे तो बनेगी नहीं और ये दिमाग में रह नहीं सकती साल भर। इसलिए ये वाला जो टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वाला, बच्चे शिकायत करते नहीं आता है, इसको एग्जाम के जस्ट पहले देखिएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। हमने कवर किए 3 एप्लीकेशन। अगले लेक्चर से हम लोग सेल कवर करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो बने रहिएगा हमारी इस सीरीज में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।